हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम्स के अन्य नाम, लाइसोसोम्स की आकार आकृति और लाइसोसोम की संरचना के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 2 में लाइसोसोम की बहुरूपता और उसके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम लाइसोसोम की बहुरूपता के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम की बहुरूपता की बात करें तो लाइसोसोम्स अनेक प्रकार में देखने को मिलता है। इन्हें आप यूं भी कह सकते हैं टाइप ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के प्रकार भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर एक सेल्स में अलग अलग प्रकार में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं उन्हीं कुछ प्रकारों की, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम जिन्हें प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम जिन्हें द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं, रेजिडुअल बॉडी जिन्हें अवशिष्ट काय कहते हैं, और ऑटोफेजिक वेहिकल्स जिन्हें स्वभक्षी ढानिया कहते हैं। तो इन चार प्रकारों में या चार रूपों में लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अतः आप कह सकते हो कि लाइसोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन युक्त होता है और ये अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि सेल्स की साइज क्या है, सेल्स की फंक्शन क्या है और सेल की फिजियोलॉजी क्या है। इसके बेसिस पे लाइसोसोम के चार प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। हम बात करें प्राइमरी लाइसोसोम्स की, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स और रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफेजिक वेहिकल्स इस लाइसोसोम सिस्टम में आपको क्लियरली विजिबल हो सकते हैं। ये मैंने एक लाइसोसोम सिस्टम का एक डायग्रामेटिक व्यू शो किया है, जिससे हम इन चारों प्रकार के लाइसोसोम को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे बात करें हम इस लाइसोसोम सिस्टम की, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये होती है आपकी प्लाज्मा लेमा। जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है किसी भी सेल्स की, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन में जगह जगह इनफोल्डिंग या वलन देखने को मिल रहे हैं। ये इनफोल्डिंग या वलन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कई पदार्थों या कई बड़े अणुओं को अपने भीतर नहीं ले पाती है। अर्थात आप यूं कह सकते हो कि ऐसे पदार्थ या ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्थानांतरण सेल के भीतर विसरण या प्रासरण विधि के द्वारा नहीं हो पाता है, उन अणुओं या पदार्थों को ये कोशिका कला आपस में अंतर्वलित होकर भीतर की तरफ एनगल्फ कर लेती है, या ऐसा महसूस होता है कि कोशिका कला इनको अपने भीतर निगल रही है। इसलिए ऐसे कुछ छोटे छोटे वेक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप वेसाइकल्स कह सकते हैं। तो इन वेसाइकल्स के फॉर्म में ये बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है, इनके अलावा विभिन्न प्रकार के फॉरेन पार्टिकल्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन के भीतर प्रवेश करते हैं और विसरण विधि के द्वारा ये प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के द्वारा जो मॉलिक्यूल या आयंस सेल की मेम्ब्रेन में भीतर नहीं पहुंच पाते हैं, उन पदार्थ या अणुओं को हम एक वेसाइकल या आश्चर्य के रूप में सेल के भीतर पहुंचते हुए देख सकते हैं। तो सेल के भीतर जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये दो तरीके से कोशिका के भीतर ये पदार्थ या अणु पहुंचते हैं। अगर ये पदार्थ ठोस स्वरूप में या सॉलिड स्टेट में अगर सेल मेम्ब्रेन के भीतर एनगल्फ कर लिए जाते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी फेगोसाइटोसिस, जिसे कोशिकासन कहते हैं। इसे हिंदी में हम कोशिकासन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, उस समय में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ये टर्म पढ़ी होगी, फेगोसाइटोसिस। नहीं तो हम आने वाले दिनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिनमें सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की डिटेल से स्टडी करेंगे। वहां मैं आपको डिटेल से फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, जो कि एंडो
साइटोसिस के दो प्रकार है, इनके अलावा एक्सोसाइटोसिस अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो आपको केवल यहाँ ये ध्यान रखना है कि कोशिका में बाहर से आने वाले ऐसे पदार्थ या काय जो कि ठोस अवस्था में हो, ये ठोस अवस्था का कोशिका कला के भीतर एनगल्फ हो जाना कोशिकासन कहलाता है या फेगोसाइटोसिस कहलाता है। अर्थात जो ठोस पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं, अगर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो एक वेसाइकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये ठोस पदार्थ या ठोस कण फेगोसोम्स कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फेगोसोम्स वे पदार्थ होते हैं जो एक आश्चर्य के रूप में ठोस पदार्थ हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर से सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग की वजह से या इनवेजिनेशन की वजह से पहुंचे हैं और साइटोप्लाज्म में मुक्त हुए हैं। नेक्स्ट दूसरे टाइप्स की बात करें तो फेगोसाइटोसिस के अपोजिट जो प्रक्रिया होती है वो होती है पिनोसाइटोसिस। अगर हम बात करें किसी तरल पदार्थ का या तरल अणुओं का जिनका विसरण विधि से पारगम्यता शो नहीं हो पाती है, उन्हें सेल मेम्ब्रेन एक तरल आश्चर्य के रूप में या तरल वेसाइकल के रूप में अपने भीतर एनगल्फ कर लेती है। यह प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है, जिसे हम कोशिका पायन कहते हैं। तो कोशिकासन और कोशिका पायन एंडोसाइटोसिस की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके द्वारा फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजेंस सेल मेम्ब्रेन के भीतर प्रवेश करते हैं और साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं। तो यहां ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये इनफोल्डिंग जो कि फेगोसोम्स और पिनोसोम्स, ये देखो यहां पर आपको इन्वेजिनेशन या अंतरवलन दिखाई दे रहा है। ये अंतरवलन में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या वेसाइकल दिखाई दे रही है जिन्हें हम पिनोसोम्स कहते हैं। अर्थात ये तरल पदार्थ के रूप में होते हैं तो पिनोसोम्स कहलाते हैं और ठोस पदार्थ के रूप में होते हैं तो फेगोसोम्स कहलाते हैं। दोनों ही विधि में सेल इनके भीतर पहुंचने के पश्चात साइटोप्लाज्म में इनका पाचन करती है और बचे हुए पदार्थ को सेल मेम्ब्रेन वापस बाहर रिलीज कर देती है। तो ठोस पदार्थ हो चाहे तरल पदार्थ हो, जो बॉडी में सेल के भीतर पहुंचते हैं उनका पाचन सेल अपने सेल ऑर्गेनेल्स जैसे लाइसोसोम उनकी उपस्थिति में करती है और लाइसोसोम की सहायता से ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में उनका पाचन करती है और पाचित पदार्थों को सेल या साइटोप्लाज्म में विस्तारित कर दिए जाते हैं और अपचित पदार्थ या इनडाइजेस्ट पार्टिकल्स को सेल मेम्ब्रेन पुनः वापस एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो ये प्रोसेस आपका एक्सोसाइटोसिस है। जैसे अगर हम कंप्लीटली इस लाइसोसोम सिस्टम को समझने की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइसोसोम का ओरिजिन कहां से हो रहा है। तो लाइसोसोम के ओरिजिन के लिए मैं बता दूं आपको, ये वाला स्ट्रक्चर इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे केंद्रक कला कहते हैं। इसी के भीतर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस है जो आरआरएनए को सिंथेसिस में रेस्पॉन्सिबल है। ये इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो राइबोसोम व्हाइट पार्टिकल्स के रूप में इसकी सरफेस पे अटैच्ड है, अतः ये आरईआर है। और जो पीछे की तरफ प्लाज्मा लेमा के पास में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, जहां राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये वाली जो संरचना है ये तो आरईआर को शो करती है और बची हुई ऐसी पार्टिकल्स या ऐसी संरचनाएं ट्यूब लाइक संरचनाएं जहां राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है जो कि प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल क्लोज होती है या नजदीक होती है। और केंद्र के नजदीक होने वाली या केंद्र के पास सटी हुई जो नलिकाएं या जाल रूपी संरचनाएं हैं ये खुरदरी अंत्यप्रदिव्य जालिका का निर्माण करती है। क्योंकि न्यूक्लियोलस से जो राइबोसोम्स आते हैं वो न्यूक्लियोपोर के थ्रू इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच हो जाते हैं, इसलिए पास में पाई जाने वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है और प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन के पास वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। इसके पीछे की तरफ या आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही सटी हुई संरचना गोल्जी बॉडी कहलाती है जो कि सिक्रीशन का कार्य करती है। गोल्जी बॉडी में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संचय होता है, स्टोरेज होता है और मॉडिफिकेशंस होता है या रूपांतरण होता है। इनके अलावा पैकेजिंग का कार्य भी गोल्जी बॉडी करती है। तो इन पैकेजिंग
और स्टोरेज और मॉडिफिकेशंस के फलस्वरूप जो पदार्थ इनके आयशों में वेसाइकल्स में पहुंचते हैं, इन आयशों या वेसाइकल्स जब ये गोल्जी बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं तो इन आयशों या वेसाइकल के रूप में ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। अर्थात ये जो संरचनाएं होती है, जो वेसाइकल है, ये वेसाइकल ही आगे चलकर लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इसको और हम डिटेल से ओरिजिन में पढ़ेंगे। इसके बाद में जब हम ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइसोसोम का ओरिजिन कैसे होता है, तो वहां हम इसको और थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां आपको समझना है कि गोल्जी काई के जो वेसाइकल या आयश्य रूपी संरचनाएं होती है, जो जिनमें की विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेज स्टोर रहते हैं या मॉडिफाइड रहते हैं, इन संरचनाओं से ही लाइसोसोम का ओरिजिन होता है। और लाइसोसोम फॉर्मेशन होने के पश्चात जैसे ही कोई बाह्य काई या फॉरेन पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ भीतर की तरफ प्रवेश करता है और ये संरचना ऐसी दिखाई देती है जैसे कोशिका कला इनको अंदर की तरफ निगल रही हो। तो जब ये फॉरेन पार्टिकल्स सेल मेम्ब्रेन से होते हुए भीतर की तरफ प्रवेश करते हैं, चाहे वो फेगोसाइटोसिस मेथड से हो चाहे पिनोसाइटोसिस मेथड से अंदर की तरफ प्रवेश करते हो, दोनों ही कंडीशंस में लाइसोसोम्स इन फेगोसोम्स के और पिनोसोम्स के साथ में अटैच हो जाते हैं। जैसे ये देखो आप, फेगोसोम्स ये वाली संरचना कहलाएगी जो ठोस पदार्थ के रूप में है या ठोस कणों के रूप में है। ठोस कणों की बात करें तो ये संरचना फेगोसाइटोसिस संरचना या प्रक्रिया या प्रोसेस आप अमीबा में और हायर कोऑर्डिनेट की डब्ल्यूबीसी में इजीली देख सकते हो। तो ये दो चीजों में आप देख सकते हैं, एक तो मेमेलियन जो डब्ल्यूबीसी होती है जिन्हें हम व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, और दूसरा अमीबा जो कि प्रोटोजोन्स है या प्रोटोजोआ के अन्य सदस्यों में भी ये क्रिया देखी जा सकती है सेल मेम्ब्रेन के भीतर। तो अमीबा और डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स होती है उनमें ये ठोस पदार्थ के रूप में फॉरेन पार्टिकल्स सेल के भीतर प्रवेश करते हैं जो कि फेगोसोम्स कहलाते हैं। फेगोसोम से यहाँ गोल्जी काई से जो कोशिका द्रव्य में मुक्त आश्य होते हैं, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और यहां से ये लाइसोसोम इन फेगोसोम्स या पिनोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है। ये देखो यहाँ लाइसोसोम अटैच हो चुका है फेगोसोम के साथ और यहाँ लाइसोसोम अटैच हो चुका है इस पिनोसोम के साथ। तो फेगोसोम और पिनोसोम के साथ जब लाइसोसोम अटैच हो जाता है तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है, जैसे ये प्राइमरी लाइसोसोम है, सपोज करना ये वाला आपका प्राइमरी लाइसोसोम है जो गोल्जी बॉडी के वेसाइकल से उत्पन्न हुआ है। इस प्राइमरी वेसाइकल का फॉर्मेशन होने के पश्चात जब ये किसी आयश्य या वेसाइकल, चाहे वो ठोस पदार्थ का हो चाहे तरल पदार्थ का हो, जब इन दोनों के साथ ये जुड़ जाता है तो ये संरचनाएं कहलाती है आपकी, आप कह सकते हैं इन्हें कंप्लीटली प्राइमरी लाइसोसोम। जैसे मैंने यहाँ मेजर किया है प्राइमरी लाइसोसोम, अर्थात आप कह सकते हो प्राथमिक प्रकार के लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी से सेपरेट हुए हैं और किसके साथ अटैच हो गए हैं, ये वेसाइकल के साथ अटैच हो गए हैं, चाहे पिनोसोम्स के हो चाहे फेगोसोम्स के हो, इन दोनों के साथ ये अटैच हो गए। और कौन सी कंडीशन में लाइसोसोम उत्पन्न हो गए, प्राइमरी लाइसोसोम, जिन्हें हम प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम की बात करें तो ये थैले समान संरचना होती है जो वास्तविक प्रकार के लाइसोसोम्स है, जिनमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं और इनमें सिंगल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन युक्त स्ट्रक्चर है जो किसके साथ अटैच हो गए हैं, पिनोसोम और फेगोसोम के साथ में ये अटैच हो गए हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कब रिलीज होते हैं, ये दो कंडीशन में रिलीज होते हैं। फर्स्ट कंडीशन, या तो लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन जब डिसोल्व हो जाती है या फट जाती है या रप्चर हो जाती है तो इसके जो एंजाइम्स है जो कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और इन फेगोसोम्स और पिनोसोम्स पर अपना कार्य करने लग जाते हैं और इनका पाचन करना शुरू कर देते हैं। तो पाचन करना जब शुरू करते हैं तो ये संपूर्ण संरचना जिसमें लाइसोसोम भी है और फेगोसोम या पिनोसोम भी है, ये संरचना एक धानी के रूप में या वैक्यूल के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रहती है। तो वैक्यूल या धानी के रूप में इसका पाचन चलता रहता है। इनिशियल स्टेज में हम बात करें तो ये वैक्यूल या धानी, इसका आकार
बड़ा होता है या लार्ज होता है, धीरे धीरे जब लाइसोसोम इसके साथ अटैच हो जाते हैं और पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इन वैक्यूल या धानी का आकार धीरे धीरे या स्लोली घटता रहता है और धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है और अंत में जो बचे हुए इनडाइजेस्ट पार्टिकल्स है, जो अपचित भोज्य पदार्थ है, चाहे वो ठोस पदार्थ है चाहे तरल पदार्थ है, उनको कोशिका कला एक्सोसाइटोसिस के द्वारा पुनः सेल से बाहर निकाल देती है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी लाइसोसोम जब इसके साथ में अटैच हुए हैं, फेगोसोम या पिनोसोम के साथ अटैच हुए हैं तो प्राइमरी लाइसोसोम है, और प्राइमरी लाइसोसोम के बाद में जब पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी सेकेंडरी लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ अटैच हो गए हैं? फेगोसोम के साथ और पिनोसोम के साथ अटैच हो गए। तो फेगोसोम और पिनोसोम के साथ अटैच होने के कारण सेकेंडरी लाइसोसोम को हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे फेगोलाइसोसोम। क्यों? क्योंकि इसमें लाइसोसोम भी है और फेगोसोम भी है। हेटेरोलाइसोसोम, हेटेरोलाइसोसोम मतलब दो अलग प्रकार के लाइसोसोम, एक तो सॉलिड पार्टिकल्स या आप कह सकते हैं लिक्विड पार्टिकल्स है और दूसरा उसके साथ में लाइसोसोम है, तो हेटेरोलाइसोसोम भी इसे कहते हैं। इसके अलावा हेटेरोफेगोसोम्स भी कहते हैं। हेटेरोफेगोसोम इसलिए क्योंकि फेगोसोम्स जो ठोस पदार्थ होते हैं वो सॉलिड कंडीशन में भी हो सकते हैं और लिक्विड कंडीशन में भी हो सकते हैं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम को हम तीन अन्य नामों से भी जान सकते हैं, फेगोलाइसोसोम, हेटेरोलाइसोसोम और हेटेरोफेगोसोम। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपकी सेकेंडरी लाइसोसोम की है, जिसके साथ में फेगोसोम्स या पिनोसोम्स है और उसके साथ में लाइसोसोम अटैच हो गया और इनमें पाचन की प्रक्रिया रैपिडली चल रही है। पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के पश्चात जो शेष बचे हुए पार्टिकल्स होती है ये कहलाती है आपकी रेजिडुअल बॉडी। ये वाला इसमें पाचन के पश्चात जो बचा हुआ भाग है ये अवशिष्ट काय या अवशिष्ट पदार्थों के रूप में होती है, जो कि रेजिडुअल बॉडी कहलाती है। और रेजिडुअल बॉडी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पाचन लाइसोसोम के एंजाइम नहीं कर पाते हैं, अर्थात ऐसे पार्टिकल्स जिन पर लाइसोसोम अपना कार्य नहीं कर पाता है वे पदार्थ रेजिडुअल बॉडी के रूप में अवशेषित रहते हैं। तो थर्ड जो टाइप होता है इसका रेजिडुअल बॉडी लाइसोसोम का, वो रेजिडुअल बॉडी कब बनती है? जब सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद में सभी पदार्थों का पाचन हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ या पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस बच जाते हैं जिनका पाचन लाइसोसोम के एंजाइम्स नहीं कर पाते हैं। ऐसे पदार्थ रेजिडुअल बॉडी कहलाते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि माइलिन बॉडी के रूप में ये सेल में साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं और उनमें से धीरे धीरे जब लाइसोसोम्स के किसी ना किसी एंजाइम की सहायता से उनका स्लोली पाचन होता है तो पाचन के फलस्वरूप वो सेल के बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो कुछ समय के लिए या लंबे समय तक के लिए जो अपचित ठोस या तरल पदार्थ बचे हुए रहते हैं ये आपके रेजिडुअल बॉडी या अपशिष्ट काय के रूप में उपस्थित होते हैं। इन अपशिष्ट काय को टीलोलाइसोसोम और डेंस बॉडी भी कहते हैं। डेंस बॉडी मतलब सघन काय, ऐसे पदार्थ जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में या डेंस कंडीशन में उपस्थित होते हैं जिनका पाचन लाइसोसोम के एंजाइम नहीं कर पाते हैं, उन कंडीशन में हम उन रेजिडुअल बॉडी को टीलोलाइसोसोम और डेंस बॉडी भी कहते हैं। अब बात करते हैं चौथा प्रकार, जो कि लाइसोसोम का लास्ट प्रकार है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ऑटोफेजिक वैक्यूल जिसे स्वभक्षी धानियां भी कहते हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ये देखो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स मैंने अलग से इस सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में अलग से मेंशन किया है। ऑटोफेजिक वैक्यूल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये स्वभक्षी धानियां है। स्वभक्षी धानियां शरीर में या कोशिका में कब बनती है? तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, स्वभक्षी धानियां उस समय बनती है जब सेल के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में नहीं रह पाता है, अर्थात जब पोषण की कमी होती है कोशिका के भीतर तो कोशिका अपने कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांगों का ही भक्षण करना शुरू कर लेती है, जिसकी वजह से कोशिकांग धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और सेल को न्यूट्रिशन या एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन कब होती है? जब लीवर में, सपोज करो लीवर सेल्स है या किडनी सेल्स है या इंटेस्टाइन एपिथेलियम है, उसमें
अगर एनर्जी या न्यूट्रिशन की कमी हो गई है तो सेल में जो सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम उपस्थित होते हैं वे अन्य ऑर्गन्स पर अपनी क्रिया करते हैं और अन्य ऑर्गन्स जैसे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन पर अपना पाचन दर्शाते हैं या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की क्रिया करवाते हैं और उनका पाचन करके शरीर को या सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रक्रिया तब होती है जब कोशिका में न्यूट्रिशन की कमी होती है या आप कह सकते हो कि इनसफिशिएंट फूड होता है, तब ये क्रिया होती है जिसके कारण इनको एक बहुत ही पॉपुलर नाम से जाना जाता है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैलियां। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां इसीलिए कहते हैं क्योंकि भोजन की कमी होने पर ये अन्य कोशिकांगों को भक्षण कर लेता है या अन्य कोशिकांगों को नष्ट कर लेता है और कोशिका को ऊर्जा उत्पन्न कराता है, जिसकी वजह से इसे सुसाइडल बैग या सेल की आत्मघाती थैलियां भी इन्हें कहते हैं। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जैसे ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, जैसे मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो मैंने ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर या लीनियर स्ट्रक्चर बनाया है, ये मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी भक्षण कर लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया को भी भक्षण कर लेता है। कब? जब सेल में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो। तो इस कंडीशंस का जो लाइसोसोम्स होता है वो कहलाएगा ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, जिसे हम स्वभक्षी धानियां भी कह सकते हैं। इनके अलावा इनके अदर्स नेम भी प्रचलित है, जैसे साइटोलाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम और ऑटोलाइसोसोम से भी इन्हें जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था लाइसोसोम सिस्टम। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने डिफाइन किया है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर ये समझ नहीं आया है तो आप मेरे वीडियो को दोबारा देखिए और नोट्स के रूप में आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दो टर्म्स की, स्टेबलाइजर और लेबिलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स और लेबिलाइजर्स क्या होते हैं? स्टेबलाइजर्स की बात करें, इन्हें स्थायी कारक कहते हैं। लेबिलाइजर्स जिन्हें चंचलक कहते हैं। स्टेबलाइजर्स की बात करें तो ऐसे पदार्थ या ऐसे रसायन जो कि लाइसोसोम में उपस्थित विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। लगभग 50 प्रकार के एंजाइम लाइसोसोम झिल्ली के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इन लाइसोसोम एंजाइमों को लाइसोसोम के भीतर बनाए रखने के लिए कुछ रसायन उत्तरदायी होते हैं। इन रसायनों में कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोन और हिपेरिन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टेबलाइजर्स, स्थायी कारक। स्थायी कारक उन्हें कहते हैं जो कि लाइसोसोम के भीतर उपस्थित जल अपघटनीय एंजाइमों को बनाए रखते हैं या स्थायित्व या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं। इनमें मुख्य एग्जांपल्स हैं कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोन, हिपेरिन। इसके विपरीत टर्म की बात करें तो वो कहलाती है लेबिलाइजर्स, जिन्हें चंचलक कहते हैं हिंदी में। चंचलक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को रप्चर करके, ब्रस्ट करके विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दें, ऐसे पदार्थ लेबिलाइजर्स या चंचलक कहलाते हैं। उन पदार्थों में एंडोटॉक्सिन्स आते हैं, सामान्यतः अंत्यविष जो सेल के भीतर साइटोप्लाज्म में उपस्थित हो सकते हैं। इनके अलावा विटामिन ए, बी, के, इनके अलावा एक्सरे, इनके अलावा यूवी रेज और भी कई ऐसे सब्सटेंसेस या केमिकल्स हैं जो कि लाइसोसोम को इंड्यूस करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करने के लिए। तो ऐसे सभी पदार्थ जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को रप्चर करने या ब्रस्ट करने या लाइसोसोम को इंड्यूस करने का कार्य करते हैं, वे सभी पदार्थ लेबिलाइजर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक लाइसोसोम की डिटेल स्टडी, जिसके भीतर हमने देखा लाइसोसोम की विभिन्न प्रकार और आप कह सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम या लाइसोसोम की बहुरूपता, जिसको हमने लाइसोसोम सिस्टम के जरिए आसानी से समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेस को अधिक से अधिक प्रमोट कीजिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या कमेंट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्स देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।